ओम सरस्वती नमः। भाटी सर के साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, नियम और उदाहरण। जैसा कि हम टॉपिक में देख पा रहे हैं कि प्रकाश वह कारण है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँख तक पहुंच जाता है तब ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जब भी कोई प्रकाश किरण किसी सतह या माध्यम से परस्पर क्रिया करती है तो तीन परिणाम होना संभव होते हैं। यह प्रतिबिंब का बनना, अवशोषण या अपवर्तन होता है। इनमें से कोई भी परिणाम उस सतह या माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है जिसके माध्यम से वह परस्पर क्रिया करता है। और प्रकाश के माध्यम तीन प्रकार से हम समझ पाएंगे। हमारा पहला जो है अपारदर्शी वस्तु या माध्यम। अपारदर्शी वस्तुओं में प्रकाश का अधिकतम भाग सतह द्वारा अवशोषित किया जाता है। यह ऐसे माध्यम होते हैं जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है। ऐसे माध्यम अपारदर्शी कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट इत्यादि अपारदर्शी माध्यम है। दूसरा है पारदर्शी वस्तु या माध्यम। पारदर्शी वस्तु या माध्यम में हम पारदर्शी वस्तुओं में अधिकतम प्रकाश माध्यम से होकर परावर्तित हो जाता है। यह ऐसे माध्यम होते हैं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। ऐसे माध्यम पारदर्शी कहलाते हैं। कांच, पानी, हवा इत्यादि पारदर्शी पदार्थ हैं। तीसरा है पारभासी। पारभासी वस्तु या माध्यम। पारभासी वस्तुओं में कि कुछ भाग सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग या के माध्यम से होकर प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ऐसे माध्यम पारभासी कहलाते हैं। घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबर, आँख की पलक, बटर पेपर, चमड़ा, रक्त, दूध, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि पारभासी पदार्थ हैं। अब प्रकाश का परावर्तन और नियम को समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश एक सतह से टकराकर वापस लौटता है। यह प्रक्रिया समतल दर्पण और खुरदुरी सतहों जैसे पानी पर होती है, जिससे हमें स्पष्ट छवियां मिलती हैं। परावर्तन का सिद्धांत विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीक की अनुप्रयोगों के महत्वपूर्ण है, जैसे कि दर्पण, ऑप्टिकल उपकरण और कला में। इसे हम और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन एक अद्भुत प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा में बदलाव आता है, जिसे हम परावर्तन के रूप में जानते हैं। यह प्रक्रिया न केवल दर्पणों
और जल की सतहों पर देखी जाती है, बल्कि हमारी आँखों में छवियों को बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रकाश का परावर्तन हमें विभिन्न रंगों के अनुभव में मदद करता है, जैसे इंद्रधनुष के निर्माण में तारों का टिमटिमाना, दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इस प्रक्रिया को परावर्तन रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में, किसी भी सतह पर आने वाली प्रकाश की किरणों से प्रकाश का परावर्तन होता है। किसी चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश किरण का वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उदाहरण, जब हम आईने में देखते हैं तो हमारा चेहरा आईने की सतह से टकराकर वापस आता है और हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। परावर्तन की प्रक्रिया और सिद्धांत को हम समझें। प्रकाश का परावर्तन एक सरल सिद्धांत पर आधारित है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर गिरती है तो वह एक कोण बनाती है, जिसे आपतन कोण कहते हैं। सतह से टकराकर लौटने वाली किरण भी एक कोण बनाती है, जिसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन का मुख्य सिद्धांत यह है कि आपतित कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या होता है? इसके अंदर भी एक किरण एक सीधे मार्ग में जाती है, किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद वह किरण के अंदर जो भी परिवर्तन देखने को मिलता है उसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से इसे हम आसानी से समझ पाएंगे। यदि हम प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण की बात करें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जब किसी पानी से भरे गिलास में लोहे की कोई कील डाल देते हैं तो हमें अंदर से थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे हम अपवर्तन के कारण देख पाते हैं। जबकि यदि हम उस कील को पानी से निकाल लें तो बिल्कुल सीधी मिलती है। इसी तरह से यदि हम पानी के अंदर मछली को देखें तो वह भी अपनी वास्तविक जगह से थोड़ी अलग जगह दिखाई देती है। इसलिए यदि हम ऊपर से निशाना लगाकर मछली को पत्थर मारें तो वह उसे कभी नहीं लगेगा, क्योंकि हमें जिस जगह पर मछली दिखाई देती है या दिखाई दे रही है, वास्तव में मछली उससे थोड़ी सी अलग जगह पर होती है। अब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझें। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हम आसानी से सरल भाषा के माध्यम से समझ पाएंगे। प्रकाश परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से भी आसानी से इसे समझ पाएंगे। आपतित कोण और परावर्तित कोण हमेशा समान होते हैं। आपतन कोण को I के द्वारा और परावर्तन कोण को R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन नियमों के आधार पर हम किसी भी परावर्तन प्रक्रिया का विश्लेषण कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि प्रकाश कैसे सतह से टकराकर वापस लौटता है। दैनिक जीवन में परावर्तन के उदाहरण। प्रकाश का परावर्तन दैनिक जीवन में कई जगहों पर देखने को मिलता है, जैसे आईने में चेहरा देखना, पानी की सतह पर आकाश और पेड़ों का प्रतिबिंब देखना, चमकदार धातु की सतह पर प्रकाश का परावर्तित होना। यह सभी प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण है। आईना हमारे बाथरूम, ड्रेसिंग टेबल या दीवार पर लगे आईने में जब हम देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब परावर्तन के कारण दिखाई देता है।
पानी की सतह पर तालाब, झील, नदी, पानी की सतह पर सूर्य की किरणें परावर्तित होकर हमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखाती है। खिड़की के शीशे पर गिरती रोशनी भी परावर्तन के एक उदाहरण में से है, जिससे हमें बाहर का दृश्य शीशे में दिखता है। धातु की सतह, चमकदार धातुओं की सतह जैसे स्टील के बर्तन परावर्तन के कारण चमकते हैं। जब सूर्य की किरणें किसी पानी में तालाब पर गिरती हैं तो वे सतह से टकराकर वापस लौटती है, तो इसे भी परावर्तन की प्रक्रिया कहते हैं। पानी में प्रतिबिंब, तालाब, झील, नदी में पानी में आसमान, पेड़ और इमारतों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। सजावटी प्रकाश, इमारतों और घरों की सजावट में प्रकाश परावर्तन का उपयोग करके सुंदर प्रकाश का प्रभाव बनाए जाते हैं। अब वैज्ञानिक प्रयोगों में परावर्तन के उदाहरण, दूरबीन और माइक्रोस्कोप। इन उपकरणों में परावर्तन का उपयोग करके दूर या सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना पहुंचाती है। लेजर टेक्नोलॉजी, लेजर बीम को परावर्तन के माध्यम से विभिन्न सतहों पर निर्देशित किया जाता है। प्रकाश का परावर्तन को विस्तार से समझें हम कि प्रकाश किरण वह रोशनी है जो सीधी रेखा में चलती है। यह किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है या दिशा बताती है, जिसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं, जिसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, जिसे कोण आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण आर से दर्शाया जाता है। मुख्य अक्ष वह रेखा है जो दो माध्यमों या परावर्तक सतह को विभाजित करती है। इसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। उत्तल लेंस एक प्रकार का लेंस होता है जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जिसे वस्तुएं बड़ी और स्पष्ट दिखाई देती है। अवतल लेंस एक प्रकार का लेंस है जो बीच में पतला, किनारों पर मोटा होता है। यह प्रकाश किरणों को बाहर की ओर फैला देता है, जिससे वस्तुएं छोटी और धुंधली दिखाई देती है। अपवर्तन की परिभाषा और उदाहरण को हम आगे अब समझते हैं। तो अपवर्तन की प्रक्रिया तब होती है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और उसकी गति बदलती है, जिससे उसकी दिशा भी बदल जाती है। यह प्रक्रिया निम्न उदाहरणों में देखी जा सकती है। पानी में चम्मच, जब एक चम्मच को पानी में डालते हैं तो वह टेढ़ा दिखाई देता है। अपवर्तन का एक सामान्य सा उदाहरण है। प्रिज्म में से गुजरती प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर इंद्रधनुष के रंग बनाती है। परावर्तन और अपवर्तन के बीच एक सामान्य सा अंतर है जो आपको समझने में आसानी से याद रहेगा, जिसमें विशेषता परावर्तन और अपवर्तन। प्रक्रिया परावर्तन की, प्रकाश का सतह से टकराना, वापस लौटना। अपवर्तन की प्रक्रिया, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदलना। परावर्तन का नियम, आपतित कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं, लेकिन अपवर्तन के नियम में आपतित किरण और अपवर्तन कोण समान नहीं होते हैं।
परावर्तन के उदाहरण आईने में प्रतिबिंब, पानी में प्रतिबिंब। अपवर्तन के उदाहरण पानी में चम्मच का टेढ़ा दिखना और लेंस में प्रकाश की दिशा बदलना। परावर्तन और अपवर्तन के संयुक्त प्रक्रिया। कई बार परावर्तन और अपवर्तन एक साथ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तित होती है और फिर प्रिज्म की सतह से टकराकर परावर्तित हो सकती है। इस प्रकार दोनों प्रक्रिया एक साथ हो सकती है और विभिन्न प्रकाश प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। प्रकाश का परावर्तन के जो दो नियम हैं उन्हें और आप आसानी से समझ पाएंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के जो प्रकार हैं, जिसे हम चित्र के माध्यम से भी आसानी से समझ पाएंगे। नियमित स्पेक्युलर परावर्तन, जिसे चित्र के माध्यम से आप काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे। जब प्रकाश की किरण अच्छी तरह से पॉलिश की गई चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो वह अपने पहले माध्यम से एक निश्चित दिशा में वापस लौट आती है, अर्थात वह जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते में लौट जाती है। इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन या नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन को स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। ये तब होता है जब प्रकाश की किरणें एक समतल और चिकनी सतह से टकराती हैं और समांतर दिशा में परावर्तित होती हैं। इस प्रकार का परावर्तन हमें आईने में देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है जो आप चित्र के माध्यम से इसे भी आप आसानी से समझ पाएंगे, विस्तृत परावर्तन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। वायुमंडल में स्थित छोटे छोटे अदृश्य कणों से होने वाले परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहा जाता है। इसके माध्यम से सूर्य के प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चारों ओर बिखर जाता है। विस्तृत परावर्तन के कारण चंद्रमा का अंधेरा भाग भी हम आसानी से देख पाते हैं। या इसे और समझने का प्रयास करें कि अनियमित परावर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरी सतह से टकराती और विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है। यह प्रक्रिया धूल, पत्थर, कपड़े जैसी सतहों पर देखने को मिलती है। या जब प्रकाश की किरणें अच्छी तरह पॉलिश की हुई चिकनी सतह से टकराती है तो वे अपने पहले माध्यम में एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है। इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। और इसके विपरीत यदि परावर्तन सतह चिकनी सतह नहीं हो और इसमें अनियमितताएं हो और परावर्तित किरणें सभी दिशाओं में विस्तृत हो जाती हैं, इस प्रकार का परावर्तन विस्तृत परावर्तन कहलाता है। इसे और आसानी से छोटे से एक चेक बॉक्स के अंदर इसे समाहित किया गया कि विशेषताएं नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। सतह देखें, नियमित परावर्तन में सतह समतल और चिकनी होती है। अनियमित परावर्तन में खुरदुरी और असमतल होती है। नियमित परावर्तन में परावर्तन समानांतर दिशा में होता है और अनियमित परावर्तन में विभिन्न दिशाओं में होता है। नियमित परावर्तन के उदाहरण आईना, पानी की शांत सतह। अनियमित धूल, पत्थर, कपड़ा। तीसरा पॉइंट है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। प्रकाश के रेगुलर और डिफ्यूज्ड दोनों प्रकार के परावर्तन के लिए एक दर्पण का उपयोग किया जाता है। जबकि हम दो दर्पण लेते हैं तो प्रकाश का एक सोर्स कई बार परावर्तित हो सकता है। इस प्रकार का परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश की तीव्रता इतनी कम हो जाए कि हम उसे देख ना सकें। कई रिफ्लेक्शन में अनंत इमेज बनेगी क्योंकि प्रत्येक इमेज किसी अन्य इमेज का रिजल्ट होती है।
प्रतिबिंबों की संख्या दो दर्पणों के बीच के कोण के अनुसार बदलती रहती है। यदि हम कोण घटाते हैं तो इमेज की संख्या बढ़ जाती है, रिफ्लेक्शन की संख्या अनंत हो जाती है। जब दो दर्पणों के बीच का कोण शून्य होता है अर्थात वे समानांतर होते हैं तो इमेजेस की संख्या दर्पण के बीच के कोण पर निर्भर करती है। गणना के लिए फार्मूला है इमेज की संख्या 360 बटे दर्पणों के बीच का कोण -1। प्रकाश का परावर्तन दैनिक जीवन में प्रकाश के परावर्तन के कुछ सबसे दिलचस्प उदाहरण है। नीला आकाश इसलिए क्योंकि प्रकाश वातावरण में विभिन्न कणों से टकराता है, यह सभी दिशाओं में बिखर जाता है। क्योंकि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य लाल से छोटा होता है इसलिए यह लाल से अधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए आकाश नीला दिखता है। सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना क्योंकि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तक तय करती हैं, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। चूँकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम हो पाता है अतः हमें सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। बादल सफ़ेद दिखते हैं क्योंकि बादल की पानी की बूंदें प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत बड़ी होती हैं, तो सफ़ेद रंग बनाने के लिए सभी रंग अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद प्रकाश के परावर्तन का दूसरा प्रकार होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह तब होता है जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़े और उसकी वजह से जो चीज़ चमकने लगे, जो कि उस पर पड़ने वाले प्रकाश की वजह से हो रही है। इस स्थिति में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। इसे हम अपने आम जीवन में बेहद ही कम देखते हैं। उदाहरण इसके अंदर सबसे उपयुक्त उदाहरण हीरा होता है, जिस पर जब भी कभी प्रकाश की किरण पड़ती है तो हीरा पूरी तरह से चमकने लगता है। ऐसा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हम लोग इसे देख पाते हैं। जब कई बार सड़क पर जाते हैं तो लगता है कि आगे सड़क पर पानी भरा है, पर वहाँ जाने पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। रेगिस्तान में रेत के अंदर तो ऐसा कई बार होता है, दिखाई देता है, जिसे आम लोग भ्रमित हो जाते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश के अपवर्तन में एक प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है। इसके अंदर प्रकाश बीच में आने वाले धूल कणों की वजह से अपना रंग और मार्ग बदल देता है, जिसे वह अपने मूल स्वरूप में न रहकर दूसरा स्वरूप धारण कर लेता है। इसके प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण से आप काफ़ी जल्दी से इसे समझ पाएंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आकाश, क्योंकि आकाश जो कि हमें धरती से नीले रंग का दिखाई देता है तो वास्तव में नीले रंग का नहीं है, लेकिन हमारे और हमारे आकाश के बीच की जो दूरी है उसकी वजह से इसका रंग प्रकीर्णन की वजह से बदलता हुआ प्रतीत होता है। प्रकीर्णन से बचने के लिए ही चौक चौराहों पर लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग एक ऐसा रंग होता है जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसे चाहे कितनी भी दूर से देखा जाए तो उसी रंग में दिखाई देगा। जब प्रकाश बहुत छोटे गैस कणों या पानी की बूंदों या धूल के कणों से टकराता है तो यह प्रकाश को बिखेर देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और कण के आकार पर निर्भर करती है। आकाश पर प्रकाश इंद्रधनुष यानी विबग्योर के सभी रंगों से भरा हुआ है। सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्यास्त लाल होता है क्योंकि
सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती हैं, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का विकिरण हो जाता है। चूँकि लाल रंग का विकिरण बहुत कम होता है, अतः हमें सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। प्रकाश के नियमित और अनियमित परावर्तन के बीच के अंतर आपने अभी समझे। अब प्रकाश परावर्तन का अनुप्रयोग। लेजर बीम के परावर्तन का उपयोग कई वैज्ञानिक और औद्योगिक कामों में किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे लेजर बीम को विभिन्न सतहों पर निर्देशित करने के लिए परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। लेजर मापन उपकरणों में परावर्तन का उपयोग किया जाता है। दूरी, गति और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को मापने के लिए किया जाता है। दूरबीन में परावर्तन का उपयोग कर आकाश में दूर स्थित खगोलीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है। परावर्तित दूरबीन में एक बड़े दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो दूर की स्थित ग्रह, तारे, अन्य खगोलीय वस्तुओं से आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है। उन्हें एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जिसे ये वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का उपयोग करके विभिन्न पदार्थों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें प्रकाश को प्रिज्म या ग्रेटिंग के माध्यम से विभिन्न रंगों में बांटा जाता है। इन रंगों का अध्ययन करके पदार्थ की संरचना और गुणों का पता लगाया जाता है। माइक्रोस्कोप में परावर्तन का उपयोग सूक्ष्म वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। परावर्तित माइक्रोस्कोप में प्रकाश को एक परावर्तक सतह से निर्देशित किया जाता है, जो उसे वस्तु पर केंद्रित करता है और इसके बाद वस्तु से परावर्तित प्रकाश को लेंस के माध्यम से देखा जाता है, जिससे सूक्ष्म वस्तुओं का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में परावर्तन का उपयोग डेटा ट्रांसमिशन में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रकाश की किरणें परावर्तन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करती हैं। इससे तेजी और दक्षता के साथ डेटा का प्रसारण संभव होता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग इंटरनेट और केबल टीवी जैसी सेवाओं में किया जाता है। दैनिक जीवन में आप उदाहरणों को काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। दैनिक जीवन में प्रकाश परावर्तन के उदाहरण नीला आकाश, बादल का सफ़ेद दिखना, क्योंकि प्रकाश वातावरण में विभिन्न कणों से टकराता है, सभी दिशाओं में बिखर जाता है। नीले रंग का तरंगदैर्घ्य लाल से छोटा होता है, इसलिए लाल से अधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। बादल सफ़ेद दिखते हैं, क्योंकि बादल की पानी की बूंदें प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत बड़ी होती हैं, तो सफ़ेद रंग बनाने के लिए सभी रंग अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। आज आपने प्रकाश के टॉपिक को पूर्ण समझा और आशा करते हैं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और अच्छे से आपने उसे समझा होगा। आज का टॉपिक प्रकाश का पूर्ण विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आशा करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह से टॉपिक को अच्छे से याद कर इनका उपयोग करके अधिक लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।